हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 जनवरी 2022 के हुए पेपर को। इसके पहले हम लोगों ने सीटेट के जितने भी पेपर को डिस्कस किए हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन्होंने न देखा हो वो जाके देख सकते हैं। आइए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर पर सेकंड में है। तो देखिए, ऑनलाइन पेपर जो हो रहा है उसमें यह चाल, दूरी और समय से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रह रहा है और लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो क्या है कि दूरी दिया है आपका कितना, 1134 किलोमीटर, और समय दे दिया है कितना, 21 घंटा, और आपसे औसत चाल पूछ रहा है वो भी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चाल निकालने के लिए चाल का फार्मूला लगाइए। औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टा समय। ठीक है, यहाँ पर दूरी हमें दिया है 1134 किलोमीटर और समय कितना है हमारे पास, 21 घंटा। 1134 में जब 21 से डिवाइड करवाएंगे तब आपका आ जाएगा 54। क्या आ जाएगा, 54। ये किस में आ जाएगा, यहाँ पर चूँकि दूरी आपका किलोमीटर में था और यहाँ पर जो समय दिया था वह घंटे में था, तो यह किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। ठीक है, तो बच्चे जल्दीबाजी में यहाँ पर 54 पर टिक नहीं करेंगे। हमको जो आंसर पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 54 को, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 18 एकम 18, 18 तियाँ 54। ठीक है, अब 3 का गुणा 5 में कर दिए तो कितना जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है। तो पहले दिशा का ज्ञान एक बार कर लेते हैं कि इधर क्या होता है, हमारा पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, और ऊपर उत्तर होता है, और नीचे हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जो ए के ठीक उत्तर में है 90 दूरी पर, क्या, ओ। ए मान लीजिए यहाँ पर है, इसके ठीक ऊपर यहाँ पर क्या है, ओ उत्तर में है। ठीक है, कितनी दूरी पर, 90 मीटर की दूरी पर है। और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में जाएगा। तो इधर हमारा पश्चिम हो जाएगा, कितना जा रहा है, 120 मीटर जा रहा है, और कहाँ पर जा रहा है, तो बी पर। तो ए की बी से कम दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ए से बी की दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा। तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। दूरी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि यह पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसे हटा देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 120 का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, और प्लस उसके बाद आपका आधार का स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और साथ में डबल जीरो, 90 का स्क्वायर 9 9 81, साथ में 2 जीरो। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 225, साथ में डबल जीरो। ठीक है, और इधर क्या है हमारा, इन दोनों की बीच की दूरी का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए बी का स्क्वायर है। ए बी के स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 22,500 है। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर कितना है आपका, 22,500। हमें चाहिए क्या, ए बी का वैल्यू। तो इधर से हटा के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्डी में हो जाएगा 22,500। यहाँ पर ये देखिए 225 किसका वर्ग है, तो यह 15 का वर्ग है, और 2 शून्य बाहर निकल के गए तो 1 शून्य बचेगा, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया आपका, 150। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी, 150 मीटर। अब आइए दिशा निकाल लेते हैं। तो दिशा निकालने के लिए फिर से एक बार फिगर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ए था, यहाँ पर ओ था, यहाँ पर बी था, और यहाँ पर इसको मिला देते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, बी के सापेक्ष, यानी कि बी के सापेक्ष ए की दिशा, यानी कि इसके सापेक्ष आपको इसकी दिशा पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए ये पूरब होगा, और ये क्या होगा आपका, पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, और नीचे आपका
दक्षिण होगा। अब ये दोनों के मध्य में पड़ रहा है, यानी कि पूरब और दक्षिण के मध्य में पड़ रहा है। तो दिशा क्या होगा, 150 मीटर दक्षिण पूरब कह लीजिए या फिर पूरब दक्षिण कह लीजिए। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, 150 मीटर दक्षिण पूर्व। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से सलाथ के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है, सलाथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं, तो यह सही है। दूसरा है कि सलाथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं, तो यह गलत है पहला, कि यह 10 वर्ष नहीं बल्कि आपका 40 वर्ष जीता है। ठीक है, आइए तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि सलाथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पड़ते हैं। तो पहला तो गलत है, क्योंकि यह 17 वर्ष नहीं बल्कि 40 वर्ष जीता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि सलाथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर जीते हैं। तो ये तो सही है कि 40 वर्ष जीता है, लेकिन यह गलत है कि यह 20 घंटे सोता है। ठीक है, क्योंकि यह 20 घंटा नहीं बल्कि 17 से 18 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ठीक है, और ये सही है कि जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। तो यह भी गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है? तो क्या है इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं ऊष्मा वायु रोधी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। इस तरह ऊनी वस्त्र क्या करते हैं, हमें गर्म रखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेमी जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है। 2021 और 2022 में जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं, एक सवाल पूछा जा रहा है और लगभग सब में एक ही टर्म दिया है कि 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 110 मीटर दे रहा है। और मानचित्र में 2 जगहों के बीच की दूरी दे रहा है। यहाँ पर कितना दूरी दिया है आपका, 14.2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपकी 110 सेंटीमीटर है तो 14.2 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14.2 गुणे 110। ये कितना हो जाएगा, मीटर। अब जब इसका गुणा करेंगे, 14.2 का गुणा 110 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1562 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1562 मीटर। अब हमें चूंकि निकालना है किसमें है, किलोमीटर में निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करवा देते हैं। 1000 से डिवाइड करवा देते हैं तो नीचे जितना शून्य लगा रहता है उतने ही अंक पर हम लोग क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंक पे दशमलव शून्य लगा, 3 शून्य है हमारे पास, 1 2 3। तो क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1.562 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? तो इसका आंसर जानने के लिए आइए चलिए इंडिया का मैप देखते हैं और वहाँ पर आपको डिटेल में समझाते हैं। ये देखिए हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ पर है हमारा अरब सागर। ठीक है, इधर क्या है, अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए अरब सागर के किनारे क्या क्या है, तो इधर आपका केरला है, यहाँ पर आपका कर्नाटक है और यहाँ पर क्या है, आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो अरब सागर के किनारे कौन कौन से हो जाएंगे, आपका केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और इसे भी याद रखिएगा कि गुजरात भी आपका अरब सागर के किनारे आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 67 है कि एक ऐसा अनाज जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो यह कहाँ का नाच है? यह मिजोरम का नाच है और इसे चेराओ नृत्य कहते हैं। यह लगभग हर बार ही आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बस पूछने का तरीका हर बार चेंज हो जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि चेराओ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, तो मिजोरम के लोग करते हैं। ठीक है, कहाँ के? मिजोरम के। आइए फिगर में देख लेते हैं इसे। यही देखिए चेराओ नृत्य है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दो दो लोग बांस का डंडा लिए हैं और उसके बीच में महिलाएं क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं। कहाँ पर होता है? आपका मिजोरम में होता है। बड़ा ही प्यारा नृत्य होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के नाकुरी नामक गांव में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो कौन सा सही कथन है इसमें से? ऑप्शन नंबर डी है कि दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह प्रसिद्ध भारत का त्यौहार है। प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है और इसी दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। जबकि होली की बात करें तो होली रंगों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है और यह फाल्गुन यानी कि मार्च के महीने में पड़ने वाला पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि रेगिस्तानिक ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ए कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा की कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, तो यह सही बात है। फिर दूसरा है कि यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, तो यह गलत है। तीसरा है कि इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं, यह सही बात है। और डी है कि इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है जब तक जल तक ना पहुंच जाए, तो यह एकदम सही बात है। ये है इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे रहते हैं, तो यह गलत है। तो कौन सा सही है हमारा? ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए कुछ और भी बातें जान लेते हैं कि यह कहाँ पर पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक आपका आबू धाबी में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग इस वृक्ष को कुरकुरा के नाम से भी जानते हैं। जब कभी भी इस इलाके में पानी का अकाल पड़ता है तो वहाँ के लोग पेड़ के तने के अंदर पाइप से जल निकाल कर पीते हैं और इस वृक्ष की लंबाई किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ती है एवं इस पेड़ में पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ के होने चाहिए? तो बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि असम में बनाए जाते हैं। असम में जो मकान बनाए जाते हैं वह किसके? बांस के बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ की संभावना बनी रहती है। अगर मकान जमीनी स्तर पर बनेंगे तो घरों में बाढ़ का पानी जमा हो जाएगा। इसलिए असम में जो मिसिंग जनजाति पाई जाती है वो ठीक है वो क्या करते हैं? अपने घरों को जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाते हैं ताकि क्या होता है? वर्षा का पानी इनके घरों में न घुसने पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी
करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है। तो जहाँ पर भी टेपियोका का बात आ जाए, ठीक है, तो कहाँ के लोग, केरल के लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, केरल। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से दिसंबर। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, ठीक है। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन के कार्य को एपी कल्चर के रूप में जाना जाता है। किस नाम में? एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, ठीक है। मानव पोषण के संदर्भ में पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं अवशोषित पदार्थों का अंततः ऊतकों तक पहुंचकर उनकी क्रिया में उपयोग होने की प्रक्रिया ही आपका स्वांगीकरण कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा वीडियो। आइए तो क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से, उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। फसल उत्पादन के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें 3 प्रमुख होते हैं आपका, एक तो नाइट्रोजन और फिर एक फास्फोरस होता है और एक पोटास होता है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NPK कहते हैं, ठीक है। खेतों की उर्वरता बनाए रखने के लिए उसमें फसल बदलकर खेती करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जीवाश्म की मात्रा एवं अन्य उपयोगी पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। उपयुक्त फसल चक्र न अपनाने से खेत की मिट्टी कुछ वर्ष पश्चात बंजर हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बचे हुए EVS को 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।